सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर और इन्वायरमेंट पे। तो हम अपने इन्वायरमेंट पे यहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा। शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग सभी देख सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे ज़्यादा बकवास कुछ भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स का हेल्प हो जाए। बोर्ड्स में आपको कोई कंपटीशन नहीं होता है ना कि हम फर्स्ट आएंगे हम सेकंड आएंगे। लाखों बच्चों का 90% जवाब आता है। ठीक, तो शेयर करने में आपका और आपका फ्रेंड दोनों का फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टर्म आता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट होता क्या है, वही सबसे पहले हमको जानने की आवश्यकता है। इन्वायरमेंट वो चीज़ होती है जो हम जहाँ पे हम लोग आसपास रहते हैं, वो सारे बायोलॉजिकल और फिर नॉन बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक सब्सटेंसेस मिल के बनाते हैं, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे आपका एज अ क्लासरूम होता है, क्लासरूम को ही ले लीजिए। क्लासरूम आपका इन्वायरमेंट होता है, या फिर अपने हाउस में है तो आपका कमरा इन्वायरमेंट है आपके लिए, उस टाइम के लिए जहाँ पे आप उस वक्त प्रेजेंट हो। तो द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये आपको डेफिनेशन वहाँ पे सिंपल से लिख देना होगा अगर इन्वायरमेंट के बारे में पूछता है। और ये जो एग्जांपल मैंने बताया क्लासरूम का, रूम का, अगर एग्जांपल दे दोगे आप तो आपको बढ़िया से, मतलब जो एग्जामिनर होगा समझ जाएगा कि आपको आ रहा है। इकोसिस्टम, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इज एन एरिया in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem, man-made garden and crop fields or aquarium। ठीक, अब यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो चीज़ होता है जहाँ पे एक एरिया में सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विद द नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, जैसे आप क्लासरूम में हो तो आप अपने फ्रेंड्स भी बात कर रहे हो, उससे हेल्प ले रहे हो। डस्टर क्लासरूम में बोर्ड है तो एक टीचर डस्टर लेता है, उसको बोर्ड पे जो भी लिखा है उसको इरेज करने के लिए, वहाँ पे लिखने के लिए। तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपका गार्डन ले लो, गार्डन में क्या होता है कि वहाँ पे बटरफ्लाइज होती हैं, वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, पेड़ होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं। ठीक, वही चीज़ एक्वेरियम में भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, लिविंग थिंग्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स, कॉल्ड इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम बन जाता है। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक बायोटिक एक नॉन बायोटिक, मतलब ए बायोटिक। तो इसका मतलब होता है कि चलिए वो भी समझते हैं। बायोटिक मीन्स होता है कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग बायोटिक हैं। जो भी आपका ट्रीज हो गया वो लिविंग होते हैं, तो वो भी बायोटिक में ही आएंगे। इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक, ए बायोटिक में क्या होता है? ए बायोटिक में होता है कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। ठीक, तो जो भी ए बायोटिक होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आपका टेम्परेचर आ जाता है, रेनफॉल आ जाता है, विंड आ जाती है, सॉइल, मिनरल्स। ठीक, अब आपका एज अ एग्जाम्पल ऑफ डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, दे आर मेड अप ऑफ वुड्स, सो दे आर ए बायोटिक कंपोनेंट्स। बट वेयर एज वी कैन सी अ लाइव ट्री विच इज़ ग्रीन इन कलर, सो मीन्स वहाँ से फल फ्रूट हमको सब मिल रहा है, तो डेट विल बी कम अंडर, दैट विल बी कमिंग अंडर बायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल जैसे देख लो यहाँ पे आप, गार्डन इज एन इकोसिस्टम कंप्राइजिंग रोज, बटरफ्लाइज, प्लांट्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic components। जो वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, और भी सारी अदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं सब, तो वहाँ पे उसको एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, तो उसको इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। तो ये इकोसिस्टम का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, अगला टर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर जब टर्न करोगे तो वहाँ पे लिखा है ये, मतलब कि जो डिस्कशन हुआ है वो प्रोड्यूसर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में और डिकम्पोजर्स के बारे में मेनली डिस्कशन हुआ है। तो हम लोग समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। यही इंपॉर्टेंट टर्म्स सिर्फ मेनली पूछा जाता है। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टन बैक्टीरिया, जिनको प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं, विच कैन प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथेसिस, कम अंडर कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर। जैसे आपके प्लांट्स हो गए, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक, क्योंकि उनको किसी और से आवश्यकता नहीं पड़ती है खाने की। दे डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ फूड फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, दे ओनली टेक द सन एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ दैट ओनली एंड क्लोरोफिल photosynthesis process happens, and that they all comes under the category of producers. Now we are going to learn about the consumers. What are consumers? Consumers depend on the producer either directly or indirectly for substance. Consuming the food produced or by feeding on other consumers are the consumers.
तो कंज्यूमर कौन होते हैं? वी ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स। ठीक, तो हम इंसान कंज्यूमर है, जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन समथिंग। सो ऑन व्हाट थिंग्स वी डिपेंड, लाइक द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, animals, carnivore animals, they depend upon the another animals like the lions, tigers, they eat goat, buffalo or any other animals of the jungle. So they depend on those things. And deer, like deer, they lions eat deer. So deer depends upon the food. So हम सभी लोग एक कंज्यूमर्स हैं, हम किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, बट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। ये फ़र्क होता है। अब टाइप्स होते हैं हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, पैरासाइट्स की। तो आई थिंक ये आप सबने अच्छे से इसको जानते होंगे। इसको 6th में, 7th में, 8th में आपने तीनों क्लास में अच्छे से समझ रखे हो, ठीक ना। कार्निवोर जो होते हैं कि दे ओनली डिपेंड अपॉन द फ्लैश एंड मीट्स। हर्बीवोर्स दे ओनली डिपेंड्स मीन्स क्या होते हैं कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, आज आप समझ सकते हो। हर्बीवोर्स मीन्स यहाँ पे आपके आ जाते हैं ह्यूमंस, जो खाते हैं सिर्फ क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स के ऊपर ग्रीन लीव्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओमनीवोर जो दोनों खाते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं। पैरासाइट्स आप जानते ही हो क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं हम डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक ना। अगर ये अपने इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में डिकम्पोजर्स ना हो तो फिर बड़ी समस्या हो सकती है। तो क्या होती है चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई डिकम्पोजेज एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दैट गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई होते हैं। आप देखे होंगे कोई भी सामान आप लेफ्ट आउट कर दीजिए एक दिन के लिए सॉइल में, और एक हफ्ते बाद उसको देखिए वो गायब हो जाएगा। आपका जैसे ब्रेड हो गया, चपाती हो गई, उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको देखोगे तो गायब हो जाएगा। तो क्या हुआ, वो कहाँ गया? तो उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रही होंगी जो उसको खा गए, ठीक, डिकम्पोज कर दी, उसको ब्रेक डाउन कर दी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, सब्सटेंसेस को, उसको ब्रेक डाउन कर दी और वो वहाँ से गायब हो गया। तो वो कौन करता है? वो बैक्टीरियाज और फंगाइज करते हैं, ठीक। आप ब्रेड ले लीजिए, आपके घर में सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे अपने ब्रेड रख दोगे खुले में, तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद देखोगे उस पर कुछ फंगाई लग जाएंगी और धीरे धीरे वो 1 हफ्ते में या फिर कुछ और दिनों में वो डिकम्पोज हो जाएगा, पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है डिकम्पोजर्स का काम। अब हम बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन होता है अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर एंड टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन, ठीक। तो ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एक ग्रास होपर हुआ, ग्रास होपर ग्रास को खाया, ठीक। अब एक स्नेक हुआ, एक क्या कहते हैं कि ग्रास होपर को स्नेक खा गया। फिर ग्रास होपर को मान लो फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया, स्नेक को ईगल खा गया, और फिर ईगल को किसी ने बंदूक से मार के ह्यूमन खा गया, ठीक। तो ये एज अ फॉर्म कर रहा है फूड चेन, है ना। ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऊपर ने। ग्रास ऊपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग ने किसको खाया? फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने। ईगल को किसने खाया? ह्यूमन ने। तो एज अ फूड चेन चल रहा है, समझ रहे हो ना। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ट्रॉपिक लेवल्स, मतलब हर एक लेवल वो ट्रॉपिक लेवल होता है। ग्रास अनदर ट्रॉपिक लेवल के अंदर आ जाएगा, ग्रास ऊपर अनदर ट्रॉपिक लेवल के अंदर आएगा, स्नेक अनदर ट्रॉपिक लेवल के अंदर आएगा, ह्यूमन अनदर ट्रॉपिक लेवल के अंदर आएगा। तो चलिए इसके ऊपर अच्छे से हम बात करते हैं और डिफिनेशन आएगी। तो डिफिनेशन आप लोग ये नोट्स जो है आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे हुए, आई थिंक आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे ही होगे और ये सारे लेक्चर्स अच्छे से सुन रहे होगे, सबको नोट कर रहे होगे। ये नोट्स आपके लिए एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो। इसलिए मैं अपने नोट्स के जरिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ना आपके लिए रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये 1 शॉट वीडियो आपके लिए बन रही है। तो यहाँ पे हम देख लीजिए, बात कर लेते हैं हम ट्रॉपिक लेवल का। तो ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म में 4 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल इज़ प्रोड्यूसर्स, सेकंड लेवल इज़ प्राइमरी कंज्यूमर्स, थर्ड लेवल इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड फोर्थ लेवल इज़ टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये चारों चीज़ों के बारे में क्या होते हैं तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। और अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं तो आपको डेफिनेशन लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे आप फूड चेन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे और फिर उसके बाद लिख दोगे ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ट्रॉपिक लेवल्स, और वहाँ पे आप एक डायग्राम बना दोगे, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये 1-2 नंबर के अंदर ही सिंपल सा आता है।
तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। ठीक, ये सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने, अपने अंदर ग्लूकोज कैप्चर करते हैं और खाना बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन मिनरल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे इसलिए हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, बिकॉज दे आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्पफुल फॉर गिविंग मिनरल्स, विटामिन एंड अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आल्सो कॉल्ड हर्बीवोर्स जो सिर्फ ग्रीनी लीव्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक, तो उन्हें हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। लाइक गोट, काउ एक्सेट्रा कम्स एट द सेकेंड ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स, दे ईट ओनली ग्रीनरीज, तो उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। डियर जैसे हो गया, सिर्फ घास के ऊपर डिपेंड रहता है। जिराफ हो गया, सिर्फ लीव्स के ऊपर डिपेंड रहता है, प्लांट्स के, ट्रीज के। सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल कार्निवोर्स कम्स एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक, तो स्मॉल कार्निवोर्स जैसे हम लोग भी आ सकते हैं इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आ सकते हैं, और जो कार्निवोर होते हैं जो मीट फ्लेश खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर आ सकते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स के अंदर भी एब्सोल्युटली भी ह्यूमंस कैन कम, बिकॉज यहाँ पे भी सब कुछ मीट खाने वाले भी होते हैं जो सुबह शाम को सिर्फ मीट ही खाते रहते हैं, लेकिन वो एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर के भी अंदर आते हैं हम लोग, प्राइमरी के अंदर भी आते हैं, टर्सरी के भी अंदर आते हैं। तो लार्जर कार्निवोर्स कम्स एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल लाइक द लायन, टाइगर्स, विच कम्प्लीटली डिपेंड ओनली ऑन द फ्लैश एंड द मीट। फूड एक्ट एज अ फ्यूल टू अस फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू डू वर्क। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच मीन्स मार्क्स दिलाने वाली लाइन्स हैं। आपको मार्क्स ये लाइन्स दिला सकती हैं। ये जितनी नोट्स मैंने बनाया हूँ ये आपको मार्क्स दिलाने वाली लाइन्स यहाँ पे लिखी गई हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नोट्स बनाया है। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे वजह से ये वीडियो मतलब कि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहा हूँ, हेल्पफुल रहे, ताकि जो मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए वो आप तक पहुँचे। फूड एक्ट एज अ फ्यूल टू अस फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू डू वर्क। जैसे गाड़ी के इंजन में हम लोग फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डीजल डालते हैं ताकि वो काम कर सके, उसी तरह फूड जो होता है हमारे लिए एज अ फ्यूल काम करता है। जब हम लेते हैं एनर्जी एज अ फूड खाते हैं तो हमारे अंदर वो एज अ फ्यूल जाता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो उससे क्या होता है कि हम अपने पूरे डेली रूटीन का काम जो होता है, दिन का काम होता है, पूरा अच्छे से कर पाते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आप एक दिन मतलब कि मत खा कर देखो खाना, तो आपको एनर्जी डाउन लगेगी और आपको एज अ जैसे लगेगा चक्कर आ रहा है, लगता है कि नहीं, क्यों? क्योंकि आपने फ्यूल नहीं लिया, खाना नहीं खाया। तो जैसे गाड़ी बन जाती है वैसे आप भी बंद हो जाओगे। दस इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इसलिए जो एनर्जी होती है वो ट्रैप कर लेते हैं सारे प्रोड्यूसर्स, तो वो फ्लो होती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। कैसे फ्लो होती है चलिए आपको समझाता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट लेवल टू सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल टू थर्ड लेवल, थर्ड लेवल टू फोर्थ लेवल। ठीक, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर से प्लांट्स हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर्स ने उसको कंज्यूम किया। ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, बहुत ग्रीनी लीव्स आते हैं तो डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए डियर यहाँ से आपको यहाँ पे काऊ ने कंज्यूम किया, या फिर डियर ने कंज्यूम किया, उसको लायन ने कंज्यूम किया, और फिर उसको किसी और ने कंज्यूम किया। तो ऐसे यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है। तो फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। सो ऐसा हमारा चलता रहता है चेन। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्सरी कंज्यूमर। जैसा मैंने बताया, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, जो अभी हमने बात किया है कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं एनर्जी को और कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, विच सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जो एनर्जी हम लोग पाते हैं वही सपोर्ट करता है पूरे लिविंग वर्ल्ड को काम करने के लिए। जब हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उसी के जरिए हम पूरा एक्टिवेटेड रहते हैं, एनर्जी फील करते हैं और अपना काम कर सकते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड देन डिकम्पोजर्स। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है, ऑटोट्रॉप से हेटेरोट्रॉप जाती है हमारे पास से फिर डिकम्पोजर्स के पास जाती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेज। ठीक, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। ये यहाँ से मतलब कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। नहीं सुनोगे तो फिर आपके लिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस बन के आते हैं सोचने के लिए।
तो जब इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहोगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ सनलाइट का 1% एनर्जी कैप्चर करते हैं और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि कितने परसेंट एनर्जी ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं, तो 1%। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some goes into digestion, growth, reproduction and in doing work. तो जो कैप्चर करते जो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, तो जो एनर्जी रहती है 1%, वो तो पूरी मिलती नहीं है। उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है कहाँ चली जाती है, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट के जरिए वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, डाइजेशन में चली जाती है, ग्रोथ में चली जाती है, रिप्रोडक्शन में चली जाती है एंड इन डूइंग वर्क, जो आप काम करते हो उसमें चली जाती है। तो बाकी की एनर्जी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एनर्जी, जैसे आपने देखे होंगे कि मीट खाते हैं, जो फिश हो गई या फिर आपका हैन हो गया, तो उनको खाते हैं तो वहाँ से बहुत ही मतलब कि पूरी एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी एनर्जी बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाती है। तो उसमें से उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, लेकिन ये जो सारे काम होते हैं इसमें भी एनर्जी खपत हो जाती है। ठीक, अब एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। तो जैसे ग्रास ओपर ने ग्रास को खाया तो उसके पास सिर्फ 1% जो कैप्चर किया था ग्रास ने, उसका 10% सिर्फ ग्रास ओपर के पास जाएगा। फिर उसको फ्रॉग ने खाया तो जो 10% ग्रास ओपर के पास था उसका 10% फिर स्नेक के पास जाएगा, फ्रॉग के पास जाएगा। अब फ्रॉग के पास 10% बचा, अब फ्रॉग का भी स्नेक जो खाएगा उसको फ्रॉग को, तो उसके पास 10% जाएगा। जो 10% था फ्रॉग का, उसका 10% स्नेक के पास जाएगा। स्नेक को ईगल ने खाया तो जो फ्रॉग का 10% था उसका 10% स्नेक को मिला, स्नेक का 10% जो 10% उसको मिला उसका 10% ईगल को मिला। तो ये एज अ 10% चलता चला जाता है। और फिर जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो 3 से 4 लेवल का ही होता है मेनली, क्योंकि जो एनर्जी सिर्फ 10% जा रही है, यहाँ पे 1%, इसका 10% यहाँ पे, फिर इसका 10% यहाँ पे, इसका 10% यहाँ पे, तो एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में हो जाती है। ठीक ना, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में एनर्जी बचती है सेकेंड 5th लेवल तक जाने के लिए। मतलब एनर्जी की ना बराबर उसको एनर्जी मिलेगी, मतलब इसने उसको खाने का मतलब कुछ निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो जैसे आप पानी पी रहे हो, आपको एनर्जी नहीं मिलती है कुछ पानी पीने पे, फिर भी भूख लगती है, तो वही हालत हो जाएगी कि आप खा जो भी यहाँ पे लेवल रहेगा 5th लेवल पे, जो 4th लेवल को खाएगा उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको खाते ही भूख लग जाएगी। पानी पीते हो 2 मिनट बाद फिर भूख लग जाती है। अगर आपको भूख लगी है ट्राई करके देखना, पानी पी के देखो 1 गिलास 2 गिलास या फिर 1 जग पी लो पानी, लेकिन फिर भी आधे घंटे के अंदर आपको भूख लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। इसीलिए जो होता है क्वेश्चंस बन के आते हैं कि सिर्फ जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वो 3-4 लेवल के ही क्यों होते हैं। तो आप जो अभी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वही आप यहाँ पे लिखोगे एग्जाम में। ठीक ना, तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है एक लेवल टू अनदर लेवल पहुँचती है। Since a small amount of energy is available for the next tropic level, generally tropic levels are of only 3 to 4 tropic levels। वही मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया आपको। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels, जो भी मैंने आपको बताया। In tropic levels, मोर नंबर इज ऑफ प्रोड्यूसर्स। ट्रॉपिक लेवल में ज़्यादा नंबर ऑफ जो ज़्यादा नंबर में होते हैं कैटेगरी में, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जैसा हम सभी लोग जानते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक, एनिमल्स, वी ह्यूमंस। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स के ही अंदर हम लोग आते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद एनिमल्स और ह्यूमंस ही बचते हैं, इंसेक्ट्स बचते हैं। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर इंसेक्ट्स भी आते हैं। इंसेक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा, चाइना जापान में लोग जाओगे तो वहाँ पे भी इंसेक्ट्स को डायरेक्टली खाते हैं लोग। ठीक, तो यहाँ पे प्लांट इंसेक्ट्स ने प्रोड्यूसर को खाया, मतलब प्लांट्स को खाया, और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर को इंसेक्ट ने खाया, प्रोड्यूसर्स को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को ह्यूमंस ने खाया। तो ह्यूमंस विल कम हियर एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर डायरेक्टली हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर उस वक्त कहलाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड चेन की बात कर लिया, ये डेफिनेशन आपको पूछता रहता है कि भैया फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड वेब एंड फूड चेन। तो ईच ऑर्गेनिजम्स आर जनरली ईटन बाय 2 और मोर द अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स
कॉल्ड अ फूड चेन। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर ले लेते हैं कि जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो एक ही दूसरे को खा जाते हैं। जैसे कि ग्रासहोपर है, ग्रासहोपर को खाया गया, उसने ग्रास को खाया ग्रासहोपर ने, फिर उसको फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया। अब स्नेक को ह्यूमन भी खा सकते हैं, कोई एनिमल भी खा सकता है, या फिर कोई फ्लाइंग बर्ड भी खा सकता है, जैसे ईगल खा गया उसको। तो स्नेक को खाने वाले कई लोग हैं, ग्रास को भी खाने वाले कई लोग हैं, ग्रास ऊपर को भी खाने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जो एक इंसेक्ट को दूसरे इंसेक्ट को खा जाता है। और ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस जैसे डियर हो गया, डियर को ह्यूमन भी खा सकता है, और फिर क्या कहते हैं कि लायन भी खा सकता है, टाइगर भी खा सकता है। तो ये फिक्स नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को एक ही टाइप के एनिमल्स या फिर ह्यूमंस खा सकते हैं एक ही चीज़ को, वो एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से, मतलब डिफरेंट लोग खा सकते हैं उस चीज़ को। तो ये हमारा फूड वेब कहलाता है, मतलब एक चीज़ को कई लोग खा सकते हैं। अभी हमारा फूड चेन में डायरेक्टली क्या था, डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट से फोर्थ पॉइंट, तो ये चल रहा था। अब फूड वेब में क्या है, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि लिखा है एक ईच ऑर्गेनिजम्स आर जनरली ईटन बाई 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न आर ईटन बाई सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म जो खाता है तो वो उसके बदले में बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स के जरिए खाया जा सकता है। ये रिलेशनशिप हमारा जो होता है फूड वेब का होता है। और फूड चेन क्या होता है कि एज अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन बोला गया है यहाँ पे। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड अ फूड वेब। तो आप ये डिफिनेशन वहाँ पे उठा के छाप सकते हो, आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, पूरे नंबर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगेन है। वैसे तो मैं इम्पोर्टेंट ही लिखा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा, ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए, इसलिए वन शॉट मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया हूँ कि आधे घंटे के अंदर आपका ख़त्म कर दूँ सब कुछ। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल। ये आपको लिख के दे देगा, कहेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे जो अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों यूनिडायरेक्शनल होता है। ट्रॉपिक लेवल बना सकते हो, फिर बोल दोगे कि 1% प्रोड्यूसर कैप्चर करते हैं, फिर इसका 10% प्राइमरी के पास जाता है, फिर उसका 10% सेकेंडरी, फिर उसका 10% टर्सरी के पास जाता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है। अब ये दोबारा कन्वर्ट होकर, जैसे मान लो प्लांट्स ने कैप्चर किया सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, तो हमारा यहाँ पे तो अब यहाँ पे बात करते हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल। तो आपने समझ गया ना कैसे क्या करना है आपको मार्क्स पाने के लिए, मतलब जो लिखा है उसी तरह आपको एक्सप्लेन कर देना है। एज इट मूव्स प्रोग्रेसली थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। जो मैंने अभी आपको समझाया, एक्सप्लेन किया कि जब हमारा प्रोड्यूसर, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि प्रोड्यूसर ने केमिकल एनर्जी को अपने कैप्चर किया। अब वो जो सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, वो वापस सन के पास तो जा नहीं सकता कि वो केमिकल एनर्जी बन गया। अब केमिकल एनर्जी से भैया दोबारा सन को एनर्जी चाहिए, तो दोबारा सन को पास वो एनर्जी भेज दो। इज इट पॉसिबल? आप खुद सोचो, पॉसिबल है? आपने प्लांट को खाया, अब मान लीजिए अब फिर से क्या आप वापस उसी प्लांट को एनर्जी दे सकते हो अपने बॉडी से निकाल के? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए बोला गया है, यहाँ पे लाइन बोला गया है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल। इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच स्टेप लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो वही चीज़ है, सेकेंड लैंग्वेज में लिखा गया है, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। थर्ड पॉइंट, अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन। अब जैसे आजकल की बहुत ज़्यादा यूरिया और नाइट्रेट, सल्फेट यूज हो रहे हैं, हमारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं हमारे फूड में, उसको ज़्यादा क्या कहते हैं कि बढ़ाने के लिए, हमारा ग्रोथ जो होता है प्लांट्स का बढ़िया क्वालिटी का बनाने के लिए, ठीक है ना, उसके ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए केमिकल्स बहुत ढेर सारे यूज हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ तो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ ग्रोथ बढ़ जाता है, सीजन के पहले ही तैयार हो जाता है हमारे फूड्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी। तो उससे क्या होता है कि जो केमिकल होते हैं, केमिकल कैप्चर कर लेते हैं, लीव्स में हो जाता है कैप्चर, उनके रूट्स में, और फिर उनके अंदर चला जाता है। तो जब हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है वो हार्मफुल केमिकल्स जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, जिसकी वजह से आगे चल के कुछ ज़्यादा साल पे कंज्यूम करने पे
कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपका हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह की हार्मफुल डिजीज़ेस भी होती हैं इनसे, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ज़्यादा नंबर में आया, जैसे 3 नंबर में आ गया, 5 नंबर का आ गया, तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो वहाँ पे ईजिली। रीजन्स: use of pesticides to protect our crops from several pests and diseases. These are not degradable and gets accumulated progressively at each trophic level. हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये कैसे एक्यूमुलेट होता है, चलिए आइए देखते हैं इसी डायग्राम के थ्रू। प्रोड्यूसर के पास हमने इसमें केमिकल डाला, वो केमिकल अब चला गया, उसको प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, वो उसके अंदर गया, अब उसको किसी और सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया। तो जो इसका इसने केमिकल था इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर के पास, वो सेकेंडरी पे गया, सेकेंडरी के अंदर जो केमिकल थे वो केमिकल टर्सरी में गए। तो इस तरह जो केमिकल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और लास्ट में पहुंचता है टर्सरी के पास। टर्सरी यहाँ पे अफेक्टेड होता है बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग आजकल हैं ह्यूमंस अफेक्टेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इसी की वजह से। अब एज वी ह्यूमन बींग्स, वी मतलब ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द फूड चेन। अब यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन इन द फूड चेन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग प्राइमरी में भी आ सकते हैं, सेकेंडरी में भी आ सकते हैं, टर्सरी में भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका दिया गया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लाइन्स लिखी हैं कि एज वी ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजीशन। तो पूछ सकता है ह्यूमन बींग्स कौन सी पोजीशन ट्रॉपिक लेवल में वहाँ पे ऑक्यूपाई करता है। तो आप लोग लिखोगे टॉप मोस्ट पोजीशन मीन्स द टर्सरी लेवल, वी कम ह्यूमन बींग्स कम्स एट द टर्सरी लेवल। ठीक, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज़। जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हम लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग कार्निवोर भी हैं, हर्बीवोर भी हैं, इस वजह से हमारे अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। This is called biological magnification. Now the definition can also come that what is called the biological magnification. So you will write the same lines to get the full marks. यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, यहाँ भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मतलब सब कुछ आपके एनसीईआरटी से भी बनाया है। ये सारी लाइन्स आप लोग जो नोट्स मैंने बनाया है, ये सारी लाइन्स आप लोग एग्जैक्टली मैच कर सकते हो आपके एनसीईआरटी से, कि आप लोग यहाँ से देख के सीख भी सकते हो हाउ टू मेक द प्रॉपर नोट्स, जो कि 11th में फ़ायदेमंद होंगे। तो इसको बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं, जो कंसंट्रेशन जो ट्रॉपिक लेवल्स में एक्यूमुलेट होते हैं केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, और लास्ट में हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर O3 इसका होता है फॉर्मूला, एंड रीजन्स हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। किस वजह से यह डिप्लीट हो रहा था, अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन पहले हो रहा था। फाउंड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे मैंने O3 बता दिया आपका फॉर्मूला। इट इज़ डेडली पॉइजनियस। O2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विदाउट वाटर एंड फूड वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट मीन्स पास अ मिनट ओनली, मीन्स वी कैन नॉट लीव विदाउट ऑक्सीजन फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट भी आप अपनी सांस नहीं रोक सकते, कुछ लोग तो 1 मिनट भी नहीं रोक पाते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो खाने पीने के बिना रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक और आइटम उसके साथ जोड़ दो ऑक्सीजन में, तो बन जाता है O3 यानी ओजोन, जो कि डेडली पॉइजनियस होता है। पूछ सकता है आपके एक नंबर के अंदर कि हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड इज इट पॉइजनियस और नॉट पॉइजनियस। सो यू कैन राइट इट इज़ डेडली पॉइजनियस, इट इज़ मेड बाई 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक नंबर के अंदर पूछ सकता है, MCQs में भी आ सकता है। हमारी थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज UV रेडिएशंस फ्रॉम द सन। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं हमारे अर्थ तक, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, आई की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब रोशनी की प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों को। तो उसकी रेडिएशन हमारी स्किन के भी अफेक्टेड होती हैं, हार्म कर सकती हैं। तो उससे हमें ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। तो एज अ वन एग्जांपल आप वहाँ पे लिख सकते हो कि ओजोन का क्या हेल्पफुल है, मतलब कि ओजोन का कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। तो हाउ इट इज़ हेल्पफुल आप वहाँ पे एक पॉइंट में लिख सकते हो ये चीज़। दीज रेडिएशंस आर हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिजम्स एज कॉजिंग स्किन कैंसर्स इन ह्यूमन बींग्स। ओजोन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशंस एक्टिंग ऑन O2 मॉलिक्यूल्स। अब ओजोन जो है एक प्रोडक्ट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का और अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनके मिक्सचर का। अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारे अर्थ की तरफ आती हैं तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती हैं तो वहाँ पे एज अ शील्ड बन जाती है ओजोन की ऑटोमेटिक। ठीक, O2
प्लस अल्ट्रावायलेट रेज गिव्स अस, वहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बन के रेडी हो जाते हैं, तब टूट जाते हैं उसको, जैसे O प्लस O में O2 कन्वर्ट मतलब टूट जाता है O प्लस O में, और फिर उसका जो अनदर O2 मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ, ये वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और O3 बना देता है, जिसको ओजोन करते हैं, विच इज़ वेरी डेडली पॉइजनियस। इन 1980, आपका ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, किस ईयर में पूछ सकता है। इन 1980 ओजोन इज इन एटमॉस्फियर बिगन टू ड्रॉप शार्पली ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs विच आर यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट्स मेनली यूज होता था 1980 में, 1980 में, ये ईयर पूछ सकता है आपको। इन विच ईयर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स देयर वाज अ ड्रॉप शार्पली ड्रॉप इन द एटमॉस्फियर ओजोन लेयर। तो आप लोग 1980 ले सकते हैं वहाँ पे। और कहाँ पे यूज़ होता था, एज अ यूजेस पूछ सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो रेफ्रिजरेंट्स आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एंड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते थे, या फिर CFC का आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि भैया बता दीजिए इस CFC का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकता है आपको, ईयर पूछ सकता है, और कैसे यहाँ पे फॉर्म होता है ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। हाउ द ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, ये आपसे पूछ सकता है 2 नंबर के अंदर। और पूरा 5 नंबर के अंदर भी पूछ सकता है ओजोन लेयर के ऊपर पूरा टॉपिक। इन 1987 UN Environment Program succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels। 1986 लेवल्स तक एकदम CFC का प्रोडक्शन स्टॉप कर देने के लिए, रोक देने के लिए एग्रीमेंट पास हुआ था, तो वहाँ तक मतलब उन्होंने कंप्लीट कर लिया 1987 तक। ठीक, सो नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFCs फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद से जो भी रेफ्रिजरेटर बन के आया फ्रिज हमारे यहाँ, वो विदाउट CFCs होती हैं, जो आपके घरों में आज पड़ी हुई है जो नई फ्रिज, वो विदाउट CFCs आती हैं। और अदरवाइज़ इसके पहले 1980 के पहले 1986 87 के पहले जो भी रेफ्रिजरेटर्स बनती थी मैन्युफैक्चरिंग हब्स, वो CFCs उसमें यूज़ करती थी, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। एज अ सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, हम लोगों को अपनी सोसाइटी का ख्याल रखना चाहिए। क्लीननेस लीड्स टू गॉडलीनेस, ये आपने सुना ही होगा। तो हमें आसपास की अपनी सोसाइटी को क्लीन रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग हेल्दी रहेंगे और हमारी सोसाइटी भी हेल्दी रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे हम लोग। तो जो गार्बेजेस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कैसे गार्बेज को मैनेज करते हो अपने यहाँ, ये हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मार्क्स पाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें एज अ सोसाइटी के लिए भी पढ़ते हैं हम लोग। तो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमको यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। हाउ वी कैन डू दिस प्रैक्टिकली इसको कैसे सोच सकते हैं, कैसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसीलिए स्टडी इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि सिर्फ मार्क्स पाने के लिए, बल्कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसको सीख कर इस्तेमाल करने के लिए भी। तो वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ गार्बेजेस डेली ऑन अ लार्ज स्केल, हम लोग रोज़ लार्ज स्केल पे गार्बेजेस हमारे घरों से प्रोड्यूस होता है, निकलता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एंजाइम्स। Enzymes, these are specific in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance. एक particular substance होता है, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं उनको enzymes, बैक्टीरिया, फंगाई डिकम्पोज कर देते हैं एकदम। enzymes भी उनको डिकम्पोज कर देती हैं, और पर्टिकुलर enzyme चाहिए होती हैं पर्टिकुलर थिंग्स को डिकम्पोज करने के लिए। So plastics are not break down by the action of bacteria or other saprophytes, fungus etc. सुपरफाइट्स के अंदर आपके फंगस भी आ सकते हैं, एक्सेट्रा और चीज़ आती हैं। तो प्लास्टिक्स को वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकता कोई भी उसको। ठीक, तो यहाँ पे आप जब ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे एंजाइम के बारे में, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। और उसके अंदर कोई 2 कैटेगरी आती है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप इससे अच्छे से सहमत हो, इसको जानते हो। इसका मतलब क्या होता है, सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो प्लास्टिक्स जो होती हैं उनको एंजाइम्स नहीं ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इनका एक्शन कोई नहीं होता है। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं एकदम बेचारे। अब हम बात कर लेते हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज में बी इनर्ट एंड परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड मे हार्म वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। कैसे इकोसिस्टम को हार्म करते हैं, ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में। प्लास्टिक जैसे
प्लास्टिक्स को आप फेंक देते हो कहीं पे भी, आप उसको गार्बेज बॉक्स में डालते हो, ठीक। तो आप क्या उसको आपने फेंक दिया, पीछे घर के मिट्टी है वहाँ पे फेंक दिया, खेत है वहाँ पे फेंक दिया। अब क्या करेगा कि ज़मीन में वो एज अ लेयर उसके अंदर चिपक जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा मिट्टी के अंदर। और मिट्टी के अंदर जाने की वजह से क्या होगा कि जब वहाँ पे खेती होगी, खेती की वजह से वहाँ पे जो सॉइल होगा, सॉइल के पास पानी नहीं पहुँचेगा और फिर पर्कुलेटेशन नहीं होगा वहाँ पे। जो धीरे धीरे ज़मीन रहेगी बंजर हो जाएगा, वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो लेयर रहेगा एज अ प्लास्टिक उसके अंदर मिट्टी के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे जो हमारे जो सॉइल है उसको ख़राब कर देगा। अब बैक्टीरिया भी इसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो ये एज अ हार्मफुल इफेक्ट होता है। और अदरवाइज़ आपने उसको पानी में फेंक दिया है, पॉन्ड्स में फेंक दिया है, तो मछली या फिर कोई और चीज़ उसको खा के बीमार पड़ सकते हैं। सड़क पे फेंके हो तो गाय उसको खा के बीमार पड़ जाएगी। आपकी गाय घूमती रहती हैं जो सड़कों पे, जो जानवर घूमते रहते हैं, तो ये सारे उसके हार्मफुल यूजेस हैं। तो ऐसे हमारे इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। लाइक दिस यू हैव टू फ्रेम द आंसर्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक दो, उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसका हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट्स इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। तो जैसे जैसे हमारी लाइफ इंप्रूव हुई है वैसे वैसे वेस्ट जो है, गार्बेज और ज़्यादा जनरेट होता चला गया है। कैसे? बहुत ढेर सारे यहाँ पे पैकेजिंग सामान आने लगती है। पैकेजिंग हैज़ रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। जिससे हमारे आता रहता है, पिज़्ज़ा आता रहता है और फिर बहुत ढेर सारे मटेरियल्स आते रहते हैं। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग जितना हम लोग एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ मंगाते रहते हैं, वो सब प्लास्टिक्स में पैक होते के आती हैं, ना कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज में। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज यूज़ नहीं करते हैं वो, और फिर सिर्फ प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, फाइबर्स यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए कोई भी यूज़फुल चीज़ें नहीं होती हैं, और हम उसको फेंक देते हैं या फिर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं और वो चला जाता है कहीं और फेंकाने के लिए। अगर आपके शहर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो वो डिग्रेड नहीं होती हैं और हमारे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होती हैं वो सब चीज़ें। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो चीज़ें हो सकती हैं इस्तेमाल करने के लिए उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। अब जैसे आपका एक सिलेंड्रिकल टाइप का बॉक्स आ जाता है जो कि प्लास्टिक का है, अब उसको फेंकने की जगह उसमें मिट्टी डाल के उसमें एक पौधा लगा सकते हो, तो उसका इस्तेमाल हो गया वहाँ पे। कि रीयूज़, आपको रीयूज़ करना सीखना पड़ेगा। रीयूज़, रिफ्यूज़, ये सब चीज़ें जो टर्म्स होते हैं इनको आपको इस्तेमाल में लाना होगा खुद से, तभी वी कैन चेंज आवर सोसाइटी। वी मस्ट बी डिस्पोजेबल पेपर, वी मस्ट यूज़ डिस्पोजेबल पेपर। सॉरी, यहाँ पे यूज़ की स्पेलिंग गलत हो गई थी, यूज़ की जगह मैंने ई नहीं लिखा था। तो ये वी मस्ट यूज़ डिस्पोजेबल पेपर और नेचुरल मैन मेड पैकेजेस, कप्स, कैरी बैग्स एक्सेट्रा। जो कैरी बैग्स हम लोग लेके आते हैं, प्लास्टिक बैग मांगते हैं शॉपकीपर से, उसकी जगह हम लोग अपने खुद के घर से हम लोग जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, कैरी बैग्स पेपर के यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक्स हों वो धीरे धीरे हम लोग जब यूज़ ही नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो धीरे धीरे प्लास्टिक्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जिस वजह से जो कचरा होता है, जो गार्बेज इकट्ठा होता है, जो हमारे लिए इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होता है, उसका इस्तेमाल ही जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कितने अपने सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर चैप्टर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक you for watching this video, and we will meet in your next video. Till then, tata, bye bye.